हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है जी? आप सभी के सब ठीक ठाक है, सब अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पिछला सेशन जीएसटी अमेंडमेंट्स का पसंद आया होगा। दोस्तों, आज हम लोग इनकम टैक्स के चेंजेस स्टार्ट कर रहे हैं, इनकम टैक्स के अमेंडमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मई 2022 एग्जामिनेशंस के लिए हैं। आपने ऑब्जर्व किया कि जो मई 2022 एग्जाम्स के लिए जीएसटी के अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। आपको बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत ज़्यादा चेंजेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आपको दिखाई देगा इन फॉर नवंबर 22 एग्जामिनेशन। नवंबर 22 एग्जामिनेशन में के लिए जो अमेंडमेंट्स हैं वो अप्लाई होंगे टिल 30th ऑफ अप्रैल। तो 30 अप्रैल तक के सारे चेंजेस जो हैं वो आपके नवंबर एग्जाम में आएंगे। तो अभी तो हम लोग मार्च के मंथ में हैं, अभी तो स्टिल वी हैव 1.5 मंथ टू गो फॉर ऑल अमेंडमेंट्स फॉर योर नवंबर एग्जामिनेशन। इनकम टैक्स में नवंबर एग्जाम में आपको अमेंडमेंट्स नहीं दिखाई देंगे। इनकम टैक्स में जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं वो आपके यहाँ मई 2022 एग्जाम्स के अंदर कवर अप हो जाएंगे। मई 22 एग्जामिनेशन में दो तरह के अमेंडमेंट्स हैं इनकम टैक्स में। एक तो रिप्लेसमेंट्स वाले हैं कि जहाँ पे सेक्शन हट के नया सेक्शन आ गया। कैपिटल गेंस में ऐसा बहुत हुआ है। इसके साथ साथ में एक एक जगह इनकम टैक्स रिटर्न में भी ऐसा हुआ है। और कई सारी सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं है, जहाँ पे कुछ अमेंडमेंट है, चेंज है, बदलाव है। तो दोनों तरह के सेक्शंस हैं, दोनों तरह के चेंजेस हैं। कुछ रिप्लेसमेंट वाले भी हैं कि एक नए सेक्शन की जगह पुराने सेक्शन की जगह नया सेक्शन आ गया, जैसे कैपिटल गेन्स में। और उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उनके अंदर भी बदलाव है। तो दोनों तरह के चेंजेस हैं और काफ़ी सारे चेंजेस हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे करने हैं वो सारे चेंजेस जहाँ जहाँ पे उन चेंजेस से रिलेटेड, अमेंडमेंट से रिलेटेड आपके रिवीजन टेस्ट पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने वो भी इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं और मैं वो भी आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं आरटीपी पूरे का पूरा आपके साथ डिस्कस कर दूंगा और ऐसे ही मॉक टेस्ट भी मेरे ख्याल से आने वाला है आजकल में। तो मैं मॉक टेस्ट का भी पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। खास तौर पर उसके अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वो बहुत कमाल के होते हैं। तो वो ज़रूर डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इनकम टैक्स के अमेंडमेंट में सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके लिए अब जो असेसमेंट अप्लाई होगा वो होगा असेसमेंट 2022-23। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर 2021-22। तो आपके लिए एप्लीकेबल अमेंडमेंट, एप्लीकेबल असेसमेंट कौन सा है। और साथ साथ में यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने जो पढ़ना है वो है फाइनेंस एक्ट 2021। जो 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस एक्ट आया था, फाइनेंस एक्ट 2022, जो कि मेरे को लगता है 31 मार्च तक अप्रूव हो जाएगा। तो वो बजट या वो फाइनेंस एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2023 में एग्जाम देंगे। 2022 के एग्जाम्स के लिए आपके लिए यही अमेंडमेंट है, यही फाइनेंस एक्ट है 2021 का, इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी। मैं अपनी बुक में जो मेरी किताब के अंदर चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिस सीक्वेंस में, मैं उसी सीक्वेंस के अंदर आपको यहाँ पे सारे अमेंडमेंट्स बता रहा हूँ। हमारी किताब के अंदर जो 6th एडिशन आप लोगों के पास रहा होगा या फॉर दैट मैटर 7th एडिशन आपके पास रहा होगा, तो 6th और 7th एडिशन का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था बेसिक कंसेप्ट का या डेफिनेशंस का, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। देयर इज जीरो चेंज। चेंज कहाँ पे होगा वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा, लेकिन डेफिनेशंस वाले चैप्टर में देयर इज नो चेंज। सो देयर इज नो अमेंडमेंट फॉर दैट मैटर। तो पहला चैप्टर आपका हो जाता है जहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं है और आपने जो क्लास नोट्स में लिखा हुआ है वो सब कुछ आपके लिए रेलिवेंट रहेगा। दूसरा चैप्टर हमारे पास आता है रेसिडेंशियल स्टेटस का। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको याद है एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज डीम्ड रेसिडेंट। और मैंने बहुत ज़्यादा मोदी सरकार की प्रेस करी थी इस टॉपिक को लेके कि इन्होंने डीम्ड रेसिडेंट बनाया और एक जिगरा दिखाया, एक हिम्मत दिखाई, जहाँ पे कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल, ये कंसेप्ट ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए अप्लाई हो जाएगा, बड़ा हैंडफुल ऑफ पीपल होंगे मेरे ख्याल से पूरे देश में 500-700 लोग होंगे और उनको भी कवर कर दिया, एक्ट के अंदर उनको भी कवर कर दिया। तो बड़ा कमाल का एक जिगरा दिखाया था डीम्ड रेसिडेंट के कंसेप्ट में। डीम्ड रेसिडेंट के कंसेप्ट में एक हमारे पास कंसेप्ट आता है कि डीम्ड रेसिडेंट तब होगा जब वो इंडिविजुअल इंडिया का सिटीजन होगा, दैट मीन्स ही मस्ट बी ट्रैवलिंग ऑन एन इंडियन पासपोर्ट। उसकी जो टोटल इनकम है जिसमें फॉरेन इनकम को हम लोग छोड़ देंगे, तो लेट मी से कि इंडियन इनकम की अगर उसकी 15 लाख रुपए से ज़्यादा है
तो वो इंडिया का सिटीजन हो, उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हो, एंड ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। वो किसी दूसरे देश में टैक्स ना पे करता हो। किस वजह से ना पे करता हो? डोमिसाइल की वजह से, रेसिडेंस की वजह से, या ऐसा कोई और क्राइटेरिया जो उस देश की सरकार ने तय किया हो। तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम लोग बोलेंगे एज अ डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ द प्रॉब्लम वाज कि हम लोग कहते हैं नॉट लायबल टू टैक्स। ये कैसे पता चलेगा दैट हु इज लायबल टू टैक्स एंड हु इज नॉट लायबल टू टैक्स? तो उसके लिए भारत सरकार ने इस बार अमेंडमेंट किया और नॉट लायबल टू टैक्स या फॉर दैट मैटर लायबल टू टैक्स, उसकी एक परिभाषा दे दी। तो सेक्शन आ गया सेक्शन 229A। अच्छा, अब 229A भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। ये जो सेक्शन था 229A का, ये सेक्शन तो पहले कैपिटल गेन्स की डेफिनेशन का सेक्शन था, जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है उसका सेक्शन था 229A। अब जब 229A को इन्होंने यहां पे डाल दिया पर्सन लायबल टू टैक्स, तो फिर कैपिटल गेन का सेक्शन क्या हुआ भाई? एक सेक्शन दो चीजों के तो हो नहीं सकते। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि साहब जो अमेंडमेंट आने से पहले जो 229A सेक्शन था, ये सेक्शन था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की डेफिनेशन का, अमेंडमेंट से पहले। अब जब फाइनेंस एक्ट 2021 आया तो इन्होंने क्या किया, 229A नाम का जो सेक्शन था इस पे इन्होंने कर दिया पर्सन हु इज लायबल टू टैक्स। तो लायबल टू टैक्स का सेक्शन कर दिया 229A। तो फिर बात आ गई कि साहब दोनों एक सेक्शन दो टॉपिक के लिए तो हो नहीं सकते, तो क्या करें? तब इन्होंने ये किया कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वाला टॉपिक था इसका सेक्शन बदल दिया, और इसका सेक्शन बदल के इन्होंने कर दिया है 229AA। तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए सेक्शन है 229AA, एंड पर्सन नॉट लायबल टू टैक्स का सेक्शन है सेक्शन 229A। यही चीज मैंने आपको यहां पे लिख के दी है। लायबल टू टैक्स का सेक्शन आया हमारे पास, लायबल टू टैक्स का सेक्शन आया 229A, और इन्हीं नोट्स में अगर आप आगे चलें, मेरे इन्हीं नोट्स में अगर आप आगे चलें तो आप देखेंगे कैपिटल गेन्स का मैंने आपको टॉपिक दिया हुआ है। कैपिटल गेन्स का है, ये रहा जी, कैपिटल गेन्स दिया हुआ है मैंने आपको पेज नंबर 14 पे। तो पेज नंबर 14 पे अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो सेक्शन है जो नवंबर 2021 एग्जाम के लिए होता था 229A, उसको अब इन्होंने बदल दिया है, तो वो हो गया है 229AA। So 229AA is for long-term capital gains and 229A is now for liable to tax। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ गया? देखो फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन हाँ इस बात का आप हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर के। वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट एक नंबर का एग्जामिनर पूछ सकता है। एंड वी ऑल नो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एक एक नंबर भी बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है। तो अगर एक नंबर भी मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है जिसकी वजह से मेरा पेपर पास हो रहा है, या मेरे को एग्जाम्शन मिल रही है, या फॉर दैट मैटर मेरे को कहते हैं ना कि मेरा ग्रुप क्लियर हो रहा है और मेरे 6 महीने बचे रहे हैं उस एक नंबर से, तो आई विल वेलकम दैट 1 मार्क। तो आप इस चीज के लिए कीजिएगा। अब मेन बात पे आते हैं कि साहब ये व्हाट इज लायबल टू टैक्स, किसे हम लोग बोलेंगे लायबल टू टैक्स, और ऊपर लिखा हुआ था नॉट लायबल टू टैक्स। तो अगर आप लायबल टू टैक्स समझ लें तो जो ये वाली कंडीशन पूरी नहीं करेगा वो नॉट लायबल टू टैक्स हो जाएगा। अब ये कंडीशन क्या है, आओ जरा इसको ध्यान से समझेंगे। कहता है एग्जामिनर लायबल टू टैक्स इन रिलेशन टू अ पर्सन, यहाँ पे पर्सन वर्ड लिख दिया तो पर्सन का मतलब फिर 7 पर्सन है, 7 के 7 पर्सन यहाँ पे कवर अप हो रहे हैं। Not liable to tax in relation, liable to tax in relation to a person with reference to a country means that there is an income tax liability on such person under the law of that country for the time being in force, and shall include a person who is subsequently exempted from such liability
ऑफ दैट कंट्री। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये था, अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने पिछले साल अमेंडमेंट्स आपको दिए थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसे टैक्स हेवन्स कंट्री बोलते हैं। बहुत सारे लोग टैक्स हेवन बोलते हैं, हेवन नहीं होता, हीवन होता है। तो टैक्स हेवन वाली कंट्रीज हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया मान लेते हैं, जहाँ पे पर्सनल टैक्सेशन नहीं है, कुवैत है जहाँ पे पर्सनल टैक्सेशन नहीं है, केमन आइलैंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे और देश हैं, तो वहाँ पे टैक्स है ही नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे भी देश हो सकते हैं जहाँ पे टैक्स है तो सही, टैक्स लगता तो है, लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने पे एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं। तो यहाँ पे व्हेन वी से पर्सन नॉट लायबल टू टैक्स, तो सरकार ने कहा हम नॉट लायबल टू टैक्स में दोनों को कवर करेंगे। पहला, जहाँ पे टैक्स होता ही नहीं है। दूसरा, जहाँ टैक्स होता तो है लेकिन वो फिर भी एग्जेम्प्ट रहता है, उसको भी हम लोग बोलेंगे दैट पर्सन इज नॉट लायबल टू टैक्स। बाकी इसके अंदर कोई खास बदलाव नहीं है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो मेरे को नहीं लगता आपका कोई नुकसान होगा। रेसिडेंशियल स्टेटस में इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं है। द ओनली थिंग बॉस कि इसको क्लैरिफाई कर दिया दैट हु इज अ पर्सन हु इज नॉट लायबल टू टैक्स, तो उसको इन्होंने क्लैरिफाई किया है। बाकी इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं है। एक सेक्शन नंबर में बदलाव आया और एक ही आया। इसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर था, वो थर्ड चैप्टर था हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेशंस का। इनकम टैक्स कैलकुलेशन में अगेन किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। जो भी टैक्स रेट्स पहले हमारे लिए पिछले साल एप्लीकेबल थे, चाहे वो फाइनेंस एक्ट के टैक्स रेट्स थे या इनकम टैक्स एक्ट के टैक्स रेट्स थे, वही सारे टैक्स रेट्स, वही सरचार्ज के रेट्स, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। अच्छा, मैं आपको ये बात पहले भी शायद मैंने बताई थी, अपनी क्लासेस में भी बताई है, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात। देखिए, हमारी जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, इसके अंदर कुछ बहुत क्लेवर लॉ मेकर्स हैं एंड उनकी चालाकी का एक नमूना मैं आपको देता हूं। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो नॉर्मल टैक्स लगता है, जैसे अगर इंडिविजुअल की बात करें तो स्लैब रेट्स हैं, अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी की बात करें तो 25% है, 30% है, डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर क्या है। तो ये सारे के सारे जो टैक्स रेट्स हैं, ये सारे के सारे टैक्स रेट्स जो नॉर्मल टैक्स के टैक्स रेट्स है, उससे जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। लेकिन सरचार्ज का पैसा कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती। इसी प्रकार से हेल्थ एजुकेशन सेस का पैसा कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती। अब क्योंकि सरचार्ज कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। इस वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा पिछले 4-5 सालों में जब कभी भी टैक्सेस में बदलाव आता है तो वो बदलाव सरचार्ज में आता है। जो नॉर्मल स्लैब रेट्स हैं, जो नॉर्मल टैक्स रेट्स हैं, उसके अंदर बदलाव नहीं करते ये लोग। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से उनको ये पता है, बीजेपी सरकार को, लॉ मेकर्स को ये बात पता है कि सरचार्ज में जो भी बदलाव करे, बढ़ाए घटाए कुछ भी हो, वो सारा पैसा हमें ही मिलना है और स्टेट गवर्नमेंट को हमने कुछ देना नहीं है। इस वजह से अगर बढ़ा रहे हैं तो सारा रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, घटा रहे हैं तो रेवेन्यू हमारा घट रहा है। घटाए तो है नहीं, हमेशा बढ़ाया है ये इन्होंने। तो इस वजह से सरचार्ज में ही बदलाव आते हैं, नॉर्मल टैक्स रेट्स में कई सालों से बदलाव नहीं आया है। उसका कारण मैंने आपको बताया कि कई लोग सोचते हैं भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम लोग डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट्स की बात करें तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट्स में हम लोग हमेशा टर्नओवर चेक करते हैं और वो टर्नओवर पीछे से पीछे वाले साल का चेक करते हैं। अब वो पीछे से पीछे वाले साल का टर्नओवर क्यों चेक करते हैं? ये जो टर्नओवर है, ये अगर हम लोग करंट ईयर की बात करते हैं, अगर मैं ये कहता हूं कि साहब प्रीवियस ईयर 2021-22 में किसी भी कंपनी के ऊपर टैक्स कितना लगेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका 2019-2020 दैट मीन्स 2 साल पीछे चले जाए तो उसका टर्नओवर कितना है। तो मन में बात आती है, यार ये क्या बात हुई कि करंट ईयर का टैक्स रेट डिपेंड करेगा पीछे 2 साल पहले वाले टर्नओवर के ऊपर। तो उसका रीजन, उसका लॉजिक मैंने प्रॉपर टाइमलाइन के साथ, टाइमलाइन बना के आपको मैंने वहां पे वो रीजन बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है। और कारण अगर मैं आपको एक छोटी सी लाइन में याद करवा दूं, बिना वो टाइमलाइन बनाए हुए मैं आपको याद करवा दूं, तो कारण यहाँ पे ये है कि हमारी भारत सरकार ये देख रही है
कि हमारे पास भारत सरकार के पास कौन सी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है अबाउट द कंपनीज, कंपनी की कौन सी लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न उनके पास है जिसके बेसिस के ऊपर वो उसका टर्नओवर चेक कर सकते हैं, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर वो फिर आगे के टैक्स रेट्स डिसाइड कर सकते हैं। तो ये वाली कहानी मैंने आप लोगों को समझाई थी, पूरे टाइम लाइन के साथ मैंने आपको ये समझाया था इसके पीछे का रीजन। तो अब यहां से आगे चलते हैं। पिछले साल जो नवंबर 2021 था उसमें हम लोग चेक करते थे टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-2019, और 18-19 के टर्नओवर पे हम लोग डिसाइड करते थे कि टैक्स रेट क्या होगा करंट ईयर में, चाहे वो 25% होगा या 30% होगा। अब क्योंकि समय आगे बीता, नवंबर 21 के बाद अब हम लोग मई 22 पे आए। मई 22 का मतलब हुआ कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा, हमारा प्रीवियस ईयर 2021-2022। प्रीवियस ईयर 2021-22 की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स रेट क्या होगा, कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि प्रीवियस ईयर 19-20 2 साल पीछे जाओ तो उस ईयर का टर्नओवर कितना है। 400 करोड़ से ज़्यादा है तो क्या होगा, 400 करोड़ से कम है तो क्या होगा। 400 करोड़ से ज़्यादा अगर टर्नओवर है तो कंपनी बिग कंपनी है, 30% का टैक्स लगेगा। 400 करोड़ से कम है तो स्मॉल कंपनी है और 25% का टैक्स लगेगा। तो ये एक बदलाव है, बाकी और कुछ नहीं। देन मैंने अपनी किताब के अंदर सरचार्ज का कंसेप्ट आपको दिया हुआ है। वो सरचार्ज के कंसेप्ट में अलग अलग 6 सिचुएशंस गिवन है, और वो 6 सिचुएशन में मैंने साथ साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो वो सारे एग्जाम्पल्स देखिएगा तो सरचार्ज में कोई बदलाव, किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। देन 5th चैप्टर इज माय एग्रीकल्चर इनकम का चैप्टर। एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर में अगेन देयर इज नो अमेंडमेंट, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है जो मेरी किताब में चैप्टर दिया हुआ है एग्रीकल्चर इनकम का। 6th चैप्टर इज रिलेटेड टू द गिफ्ट्स दैट वी रिसीव, जो हम लोगों ने गिफ्ट्स रिसीव करे हैं उससे रिलेटेड है। जो गिफ्ट हम लोग रिसीव कर रहे हैं उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से याद है कि मैंने आपको पूरा एक फ्लो चार्ट बना के दिया था, जहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था कि अगर गिफ्ट आपको मिलता है रिलेटिव से, तो चाहे वो गिफ्ट आपको मॉनेटरी मिल रहा हो, नॉन मॉनेटरी मिल रहा हो, नॉन मॉनेटरी के अंदर मूवेबल हो, नॉन मूवेबल हो, रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट हमेशा एग्जेम्प्ट रहते हैं, नेवर टू बी टैक्स्ड। लेकिन अगर आपको नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहे हैं और वो गिफ्ट मॉनेटरी नेचर के हैं तो उन गिफ्ट को अगेन हम लोग एग्जेम्प्ट रखेंगे अगर वो अमाउंट इन एग्रीगेट पर एनम पूरे साल का। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का व्हाट्सएप आया, सर आपने कहा था पूरे साल का अमाउंट 50,000 रुपये, तो सर साल कौन सा लेना है, फाइनेंशियल लेना है, कैलेंडर ईयर लेना है। दैट वाज द जेन्युइन डाउट। तो हम लोग हमेशा टैक्स में फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, अप्रैल टू मार्च की बात करते हैं। तो अगर एक पूरे साल में इन एग्रीगेट 50,000 रुपये या 50,000 रुपये से कम का पैसा मिला है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा नॉन रिलेटिव से, और 50,000 से ज़्यादा होगा तो फिर वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट हमें अच्छे से आता है। मूवेबल एसेट में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, अगर जो मूवेबल एसेट मिल रहा है उसकी वैल्यू 50,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, 50,000 के बराबर है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, 50,000 से ज़्यादा होगा तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। नॉन मूवेबल में भी हम लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। और याद रखना, मूवेबल में एक और कंसेप्ट भी था कि वो मूवेबल में 50,000 की जो वैल्यू है दैट इज पर एनम इन एग्रीगेट, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉनेटरी में था। लेकिन नॉन मॉनेटरी इमूवेबल एसेट लैंड बिल्डिंग के केस में 50,000 रुपये की लिमिट हम लोग चेक करते हैं, वो पर एनम नहीं है, वो पर ट्रांजैक्शन है, वो एग्रीगेट नहीं है, वो पर ट्रांजैक्शन है। इमूवेबल एसेट्स की बात कर रहा हूं मैं। फिर हम लोग 50,000 के साथ में एक और कंसेप्ट चेक करते हैं, वो है 110% वाला कंसेप्ट। अब आप सबको बहुत अच्छे से याद है, जब मैंने क्लास में आपको ये टॉपिक करवाया था तो मैंने वो 110% के कंसेप्ट के पीछे का बैकग्राउंड क्या था वो मैंने आपको बताया था। आपको ये भी याद होगा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग कौन सी डेट की लेते हैं, कब हम लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट लेना है और कब हमने एज ऑन डेट ऑफ पोजेशन लेना है, वो भी मैंने आपको बताया था। इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, प्रणब मुखर्जी साहब ने सेक्शन बनाया था। फिर वो प्रणब मुखर्जी साहब को लगा कि गलती हुई, अगले साल उनको लगा तो उन्होंने उसको विदड्रॉ किया।
प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट बन गए 2012 में, और उसके बाद जब चिदम्बरम साहब 2012 में या 13 में फाइनेंस मिनिस्टर बने तो इन्होंने सेक्शन को रीइंट्रोड्यूस किया। ये सारी बातें मैंने आपको क्लास में बताई हुई हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से रिलेटेड। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बन गई और अरुण जेटली साहब आ गए एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, तो पूरी इकोनॉमी श्रिंक करनी स्टार्ट हो गई, रिसेशन स्टार्ट हुआ, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कम हुई, बहुत सारे लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा लगाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो बिल्डर्स हैं उन बिल्डर्स की इन्वेंट्री रखी हुई थी लेकिन वो बेच नहीं पा रहे थे, तो मजबूरी में उन्होंने डिस्काउंट्स देने स्टार्ट करे। डिस्काउंट्स कई बार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम हो जाते थे, तो उससे रिलेटेड मैंने सारी कहानियां बताई थी। फिर अरुण जेटली साहब को भी लगा कि नहीं साहब, इकॉनमी में मंदी चल रही है तो बिल्डर्स को सपोर्ट करना चाहिए, इस वजह से उन्होंने वो 105% का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। मैंने ठीक कहा 105। अरुण जेटली साहब की डेथ हो गई, उसके बाद निर्मला सीतारमण मैडम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने वो 105 को बढ़ा के 110 कर दिया। और कमाल की बात, अभी कुछ टाइम पहले इस 110 को बढ़ा के 120 भी कर दिया गया। आपको याद होगा मैंने जब अपनी क्लासेस करी थी, चाहे वो अनअकैडमी पे करी हो या अदरवाइज मेरी जो क्लासेस थी जो नॉर्मल वीडियो क्लासेस थी, तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि कुछ सिचुएशंस में 120% होगा, और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये 120% अप्लाई करेंगे नवंबर एग्जाम में, नवंबर 21 में। लेकिन नवंबर 21 के एग्जाम्स तक इसका कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं था, लेकिन अब इन्होंने इसको नोटिफाई किया और अब यहाँ पे इन्होंने अमेंडमेंट डाला। अमेंडमेंट क्या है आओ जरा ध्यान से देखते हैं। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है जो किसी नॉन रिलेटिव से आपको मिल रही है और आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं लेकिन वो आपका इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, सीधी सीधी सी बात, आप किसी नॉन रिलेटिव से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, तो उस केस में ये प्रोविजन अप्लाई होगा। अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिली है, आपने कंसिडरेशन दिया है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके सेल कंसिडरेशन से 110%, सेल कंसिडरेशन के 110% से ज़्यादा है। 110% क्यों किया था, 105 था पहले, फिर 110 क्यों किया था वो मैंने आपको बताया था। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जो सेल प्राइस है उन दोनों का डिफरेंस भी 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, 110 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और उसके साथ साथ में 50,000 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो जो डिफरेंस है, जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का अमाउंट है, दैट विल बी टैक्सेबल फॉर द रिसीवर, जिसको वो गिफ्ट मिल रहा है। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा ये जो 110% वाला पॉइंट है, इस 110% वाले पॉइंट को अब हम लोग रिप्लेस करके 120% कर देंगे, 120%। कब होगा, कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। नोट बना के दिया मैंने, द परसेंटेज ऑफ 110 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 120 फॉर रेसिडेंशियल हाउस। तो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस होगा, फ्लैट, कोठी, बंगला एंड सो ऑन। दुकान के लिए नहीं होगा, फैक्ट्री के लिए नहीं होगा, ज़मीन के लिए नहीं होगा, जो आपकी फैक्ट्री प्रीमिसेस है, दुकान है, गोडाउन है, वेयर हाउसेज है, उन सब के लिए नहीं होगा। सिर्फ प्लॉट ऑफ लैंड है, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ लैंड है तो भी नहीं होगा। ये कंसेप्ट अप्लाई होगा सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस के लिए, और वो भी अगर ये कंडीशंस सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहली कंडीशन, जो रेसिडेंशियल हाउस है उसका ट्रांसफर हो रहा हो, ट्रांसफर का मतलब है द चेंज इन ओनरशिप अगर हो रहा हो बिटवीन 12 नवंबर 2020 एंड 30 जून 2021, दैट्स इट। 12 नवंबर 2020 और 30 जून 2021 के बीच में अगर प्रॉपर्टी का सेल परचेज हो रहा है तो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम में 1 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की प्रोविजन है। तो आपके एग्जाम में पहले 3 महीने, अप्रैल, मई, जून, ध्यान रखिएगा, अगर पहले 3 महीने में प्रॉपर्टी का सेल परचेज हो रहा है, वो सेल परचेज पहला ओकेजन है, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है प्रॉपर्टी का। दैट मीन्स कोई बिल्डर है, कोई डेवलपर है जिसने बिल्डिंग बनाई और वो बेच रहा है, एंड इट इज द फर्स्ट टाइम द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हैज बीन शिफ्टेड
फ्रॉम द बिल्डर डेवलपर टू द परचेजर। अगर सब्सिक्वेंट सेल परचेज होगा तो नहीं, फर्स्ट टाइम सेल परचेज। और जो कंसिडरेशन है वो 2 करोड़ से कम या 2 करोड़ के बराबर हो। तो कंडीशंस क्या हैं? पहला, रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए। रेसिडेंशियल हाउस का ट्रांसफर होना चाहिए बिटवीन 12 नवंबर 2020 एंड 30 जून 2021, और उसकी कंसिडरेशन 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप 110% की जगह 120% कंसिडर करेंगे। 110 की जगह you'll consider it to be 120%, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। कॉरस्पॉन्डिंगली अमेंडमेंट सेक्शन 43CA में भी हुआ। इनफैक्ट मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, ये जो अमेंडमेंट है प्राइमरली मेनली ये अमेंडमेंट 43CA का अमेंडमेंट है। मेनली प्राइमरली 43CA का अमेंडमेंट है। और इन्होंने बाद में ये कहा कि जो 43CA का अमेंडमेंट है उसी को हम लोग लागू करेंगे सेक्शन 56(2) में भी, जो गिफ्ट का प्रोविजन है। तो 46(2)A क्या कहता है कि अगर कोई बिल्डर है, अगर कोई डेवलपर है, वो बिल्डर और डेवलपर अगर रेसिडेंशियल हाउस बेच रहा है, अगर कोई बिल्डर है, डेवलपर है, अगर कोई रेसिडेंशियल हाउस बेच रहा है, तो रेसिडेंशियल हाउस बेचते समय उसका जो कंसिडरेशन होगा, जो सेल प्राइस होगा, जो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेगा, वो 120% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कंडीशंस क्या है? रेसिडेंशियल हाउस हो जो कि नवंबर 20 और जून 21 के बीच में ट्रांसफर हो रहा हो, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हो, और साथ साथ में जो कंसिडरेशन है वो 2 करोड़ के बराबर या 2 करोड़ से कम हो। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तब आप परसेंटेज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का 120% लेंगे इंस्टेड ऑफ 110%। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर उस केस में आप 110% के हिसाब से ही सारा काम करने वाले हैं। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्लास में कई बार सिखा चुका हूं। इसके बाद इन्होंने मैंने अपनी किताब के अंदर आपको डिविडेंड्स का चैप्टर दिया हुआ है, और डिविडेंड्स के चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। डिविडेंड एक ऐसा ड्राई सा टॉपिक है जिसमें जनरली कोई चेंजेस के स्कोप है भी नहीं, बट स्टिल कोई चेंज इसमें नहीं है। लेकिन इसके बाद हमारे पास चैप्टर आया सैलरी, और सैलरी के चैप्टर को तो हमारी सरकार ने बिल्कुल ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया इस चैप्टर का। जितना आसान होता था ये चैप्टर, इस चैप्टर को उतना ही और उलझा के रख दिया इन्होंने। बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे सर कैसी बात करो, आसान कहा था, पहले भी मुश्किल था। अच्छा, अगर आपको ये पहले भी मुश्किल लगता था तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपकी उस मुश्किल को इन्होंने डबल कर दिया है, उलझा दिया है बहुत ज़्यादा। अब इस बार काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं सैलरी के चैप्टर में। क्या अमेंडमेंट्स हैं? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में बहुत मैसिव चेंज आया प्रोविडेंट फंड में, और मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी भारत सरकार ने ये प्रोविडेंट फंड के पीछे पड़ गई है। उसके पीछे कारण भी समझ आता है। प्रोविडेंट फंड एक बहुत बड़ा टूल बन गया था लोगों के हाथ में, जहाँ पे लोग प्रोविडेंट फंड को यूज़ करके ज़बरदस्त तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग किया करते थे। मेरे कुछ जानकार हैं, मैं उनकी बात आपको बताता हूँ। मेरे जानकार हैं, मेरे रिलेशन में है, तो उनकी जितनी भी सैलरी आती थी, सारी की सारी सैलरी, लेटेस्ट से अगर उनकी सैलरी आ रही है 2 लाख रुपए, तो सारा का सारा 2 लाख रुपए का पैसा वो प्रोविडेंट फंड में डाल देते थे सारा उसका। अब आप सोच रहे हो सर अगर ऐसा है तो फिर वो अपना घर कैसे चलाते, रोटी कैसे खाते? भाई उसका तरीका ये था, उन्होंने अपनी कुछ कंसल्टेंसी फर्म्स खोल रखी थी, तो कंसल्टेंसी फर्म से कुछ पैसा कमाते थे, कुछ रेंटल इनकम उनके पास आती हैं, तो प्रॉपर्टी ठीक ठाक बना रखी है, रेंटल इनकम आती है, तो रेंटल इनकम कैश में आती है सारी, तो वो रेंटल इनकम से अपना गुजारा कर रहे हैं। और जो अपनी सैलरी आ रही है गवर्नमेंट जॉब से, वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट जॉब का वो प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हैं। इवन तो एम्प्लॉयर सारा नहीं डालेगा, 2 लाख रुपए का पैसा तो सारा नहीं डालेगा, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज रहेगा। अगर वो डबल कंट्रीब्यूशन है तो, अगर वो डबल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वो सारा का सारा पैसा पीएफ में जा रहा है। और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी बड़ा अच्छा है। आपको याद होगा कई सालों से इंटरेस्ट रेट 8.5% पे फिक्स किया हुआ है, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है 8.5% का।
और वो भी 100% एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, 8.5% का जो इंटरेस्ट रेट है। तो अब आप सोचिए कि 2 लाख रुपए का पर मंथ का पैसा आपका पीएफ में जा रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है 8.5 का, जो कि 100% एग्जेम्प्ट है। और जो पीएफ का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है, ये इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जो 8.5% का इंटरेस्ट रेट दे रही हो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी 7.1% का मिलता है, पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम से 7.6 मिलता है, 7.5 मिलता है, 8.5% किसी को नहीं मिलता। सुनने में आ रहा है कि ये जो 8.5% का इंटरेस्ट रेट है प्रोविडेंट फंड का, इसको कम करके 8.1% कर दिया जाएगा अभी कुछ दिनों में। तो ठीक है, फिर भी 8.1% हालांकि कम हो रहा है, और वो जो इकोनॉमी में रिसेशंस है, कोरोना की वजह से जो दिक्कत आई है पिछले 2 सालों में, उसका रिफ्लेक्शन है ये कहीं ना कहीं। अब ये जो टैक्स प्लानिंग थी, सरकार ने इस टैक्स प्लानिंग को नलिफाई करने की कोशिश करी है पिछले कई सालों में, कि जहां पे लोग अपना सारा पैसा पीएफ में डाल रहे हैं, उसके ऊपर वो एग्जेम्पशंस क्लेम कर रहे हैं और बड़ी हायर एग्जेम्पशंस उनको मिल रही हैं। तो सरकार ने इन सारी प्लानिंग्स को नलिफाई करने की कोशिश करी। अब याद करें, हम लोगों ने ये वाला कंसेप्ट सीखा था जो पिछले साल का अमेंडमेंट था, कि प्रोविडेंट फंड में एक पर्टिकुलर लिमिट तक का अमाउंट, 7.5 लाख तक का अमाउंट हम लोग एग्जेम्प्ट रखेंगे, उसके बाद का पैसा हम लोग टैक्सेबल करेंगे जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। और फिर उस एक्सेस अमाउंट के ऊपर, जो 7.5 लाख के ऊपर एक्सेस अमाउंट है, उस एक्सेस अमाउंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, उस इंटरेस्ट को भी टैक्सेबल करेंगे, एग्जाम नहीं रखेंगे। जो कि पहले एग्जाम हुआ करता था, अब उसे भी टैक्सेबल करेंगे। तो ये तो कहानी पहले से चल ही रही थी, और उसके लिए इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी थी, जो कि समझना बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। कोई बात नहीं, वो इक्वेशन मैं आपको आज दोबारा करवाऊंगा, और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। एक मैंने अपनी किताब में से क्वेश्चन दिया है आपको, एक आपको क्वेश्चन मैंने दिया है आरटीपी का, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जो सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा उस इक्वेशन को लेके। अब सरकार का टारगेट तो चल ही रहा था प्रोविडेंट फंड का, कि वो प्रोविडेंट फंड को के ऊपर कंट्रोल करना है, जो एम्प्लॉयज फायदा उठा रहे हैं उस फायदे को थोड़ा सा निलिफाई करना है। और उसी सिलसिले में हमारी भारत सरकार ने इस साल अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट क्या है प्रोविडेंट फंड का, ध्यान से देखिएगा। ये अमेंडमेंट है रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और ये अमेंडमेंट है interest on employees contribution which is deposited in the statutory provident fund and recognized provident fund। ध्यान से देखेंगे, अगर हम पिछले साल के नवंबर 2021 के एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नवंबर 21 का एग्जाम कहता है कि जो कुछ भी पैसा इंटरेस्ट का होगा, जो कुछ भी पैसा इंटरेस्ट का होगा, वो इनकम माना जाता है एम्प्लॉय की, और वो इनकम का पैसा 100% एग्जेम्प्ट हो जाता है अगर हम लोग स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात करें। लेकिन अब इन्होंने ऐसा नहीं किया है, अब इन्होंने इसके अंदर बदलाव कर दिया है। ध्यान रखिएगा, 2 अलग अलग सिचुएशंस इन्होंने दी हैं, 2 अलग अलग सिचुएशंस इन्होंने दी हैं। अगर पहली सिचुएशन है जहां पे दोनों एम्प्लॉयर और उसका एम्प्लॉई दोनों अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, और आपको याद है मैंने अपनी क्लासेस के अंदर आपको ये बात बताई थी कि दोनों का कंट्रीब्यूशन कब होगा और सिंगल कंट्रीब्यूशन कब होगा। आपको याद होगा मैंने आपको ये बात बताई थी, असल जिंदगी में, रियल लाइफ में, नॉट एकेडमिकली, रियल लाइफ में, अगर एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेंशन कभी नहीं देगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, तो फिर वो डेफिनेटली अपने एम्प्लॉय को पेंशन देगा। और मैंने जब आप लोगों के साथ क्लास करी थी, तो मैंने आपको कहा था कि अपने घर में अपने माता पिता से, अपने दोस्तों यारों से, अपने रिश्तेदारों से पूछो कि क्या उनका प्रोविडेंट फंड डबल प्रोविडेंट फंड है या सिंगल प्रोविडेंट फंड है। डबल प्रोविडेंट फंड का मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी है। अगर डबल प्रोविडेंट फंड है, आपके माता पिता को मिल रहा है, तो फिर आपके माता पिता को उसके ऊपर बाद में रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, जैसे मेरे फादर का एग्जाम्पल था। लेकिन उसके बाद अगर प्रोविडेंट फंड सिंगल प्रोविडेंट फंड है, जहां पे सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता,
तो फिर ऐसे प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट भी मिलेगा। सॉरी इंटरेस्ट कह रहा हूं, ऐसे प्रोविडेंट फंड के केस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। साथ में मैंने आपको क्लास में एक बात और बताई थी, इसका एक्सेप्शन केस है सिर्फ एक, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई के एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको डबल प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, पेंशन भी मिलती है, और उसका कारण क्या है वो मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। इसके अलावा और कोई ऐसी सिचुएशन पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जहां पे डबल प्रोविडेंट फंड भी हो और साथ में पेंशन भी मिलती हो। अब वही डबल प्रोविडेंट फंड और वही सिंगल प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पे। ध्यान से पढ़ेंगे एक बार फिर से। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स डबल प्रोविडेंट फंड है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट का पैसा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर 2.5 लाख रुपए तक का जो पैसा होगा वो एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, और 2.5 लाख के बाद जो भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा पैसा टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो टैक्सेबल एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज एंड नॉट एज इनकम ऑफ सैलरी। ये बदलाव आ गया। 2.5 लाख के बाद जितना अमाउंट होगा वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे, सैलरी में टैक्सेबल नहीं करेंगे आप। इसके लिए इनकम टैक्स रूल्स के अंदर कोई सिस्टम बनाया जाएगा जो कि अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करा है। उम्मीद करूंगा कि नवंबर एग्जाम तक इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये तो था डबल प्रोविडेंट फंड। लेकिन अगर सिंगल प्रोविडेंट फंड है जहां पे सिर्फ इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में और एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है प्रोविडेंट फंड में, ऐसे सिचुएशन में 5 लाख रुपए तक का पैसा और उसका ब्याज जो होगा वो एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। और 5 लाख रुपए से ज्यादा का जो भी अमाउंट होगा, यहां पे गलती से 250 लिखा हुआ है, इट शुड बी 5 लाख, और 5 लाख रुपए से ज्यादा जो भी पैसा होगा उसका ब्याज टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज, और वो सैलरी के चैप्टर में आप टैक्सेबल नहीं करेंगे। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा वो 5 लाख रुपए से ज्यादा का जो अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा, उसके लिए अलग से इनकम टैक्स रूल्स के अंदर मेंशन किया जाएगा। यहां पे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको याद होगा कि अगर पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल इन्होंने, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, इन्होंने रूल नंबर 3B दिया था जहां पे वो इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा उसके बारे में बात करी थी, और इंटरेस्ट के अलावा जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो भी बात करी थी। आपको याद होगा इन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि जो भी कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का है या सुपर एन्युएशन फंड का है, और उसके साथ साथ में एक और कंसेप्ट आया था, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड। और देखो मैं मिस कर गया, अरे ये क्या हुआ भाई, कहाँ गया, हाँ 1 मिनट दीजिएगा। और साथ साथ में एक और, somehow आई एम गोइंग ब्लैंक, मैं ब्लैंक हो गया। 3 चीज़ें थी, कौन कौन सी 3 चीज़ें थी, देखो मैं भूल ही रहा हूँ यहाँ पे पूरा। शायद स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, मेरे को याद आ गया, SPF। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का टोटल इन एग्रीगेट अगर 7.5 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अप टू 7.5 लाख रुपए हम लोग एग्जेम्प्ट करेंगे, और एक्सेस जो होगा, एक्सेस ऑफ 7.5 लाख रुपए हम उसे टैक्सेबल करेंगे। और ये जब हम इसे टैक्सेबल करेंगे तो इसे टैक्सेबल करेंगे एज परक्विजिट्स। और साथ साथ में ध्यान देना, इस एक्सेस अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट को भी हम टैक्सेबल करेंगे एज परक्विजिट्स। दोनों का सेक्शन भी अलग अलग था। इसका सेक्शन था सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7, और इसका सेक्शन रखा गया था सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज
7A। तो एक तरफ क्लॉज 7 था, एक तरफ क्लॉज 7A था। अब ये वाला अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा और ये वाला इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा, ये जो 7.5 लाख वाला कंसेप्ट था, इसके लिए इक्वेशन दिया गया था एंड दैट इक्वेशन वाज गिवन इन रूल नंबर 3B। याद रखिएगा, ये 3B की जो इक्वेशन है वो 7.5 लाख वाले कंसेप्ट के लिए है। जो अभी हम लोगों ने किया प्रोविडेंट फंड का 2.5 लाख और प्रोविडेंट फंड का 5 लाख, ये वाला जो कंसेप्ट किया, इसकी तो अभी इन्होंने कोई इनकम टैक्स रूल्स में इक्वेशन दिया ही नहीं है। उम्मीद करूंगा नवंबर एग्जाम तक इसकी इक्वेशन आ जाएगी तो मैं आपको तब करवा दूंगा, लेकिन अभी मई एग्जाम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं इन्होंने दिया। और ये टॉपिक आपके मेन क्वेश्चन के अंदर आएगा, इसके चांसेस भी बहुत कम लगते हैं मेरे को। ये वाला जो टॉपिक है वो ज्यादा से ज्यादा अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछेगा। नाउ कमिंग बैक, ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये 2 पार्ट्स इक्वेशन के इस तरीके से बनते हैं। मैं अगर यहाँ पे बॉक्सेस बनाऊं और बॉक्सेस बना के आपको समझाने की कोशिश करूं, तो एक इक्वेशन बनती है ये वाली, प्लस से पहले वाली। एक इक्वेशन है ये वाली जो प्लस से पहले वाली है, और दूसरी इक्वेशन है ये वाली जो प्लस के बाद वाली इक्वेशन है। तो मैथमेटिकली आपने क्या करना है, ये दो जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैं एक बार आपको लिख के देता हूं। रूल नंबर 3 सब रूल बी, ना सॉरी प्रॉपर बी है, तो मैं रूल नंबर 3 बी की इस इक्वेशन को आपको लिख के दे रहा हूं। टैक्सेबल परक्विजिट इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर, और इसके साथ में हम लोग क्या लेते हैं, PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। अब ध्यान रखना, इसके इक्वेशन में 2 पार्ट्स बनते हैं। ये जो पहला पार्ट है यहां से लेके यहां तक का है, ये पहला पार्ट हमारे पास हमेशा करंट फाइनेंशियल ईयर का होगा, और ये जो दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट हमेशा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का होगा। ये हमेशा हर बार ऐसा ही होगा। अब इस बात को भी और अच्छे से और गहराई से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मैं इस बात को भी और अच्छे से आपको समझाऊं, तो कोशिश करना जरा, आप लोग थोड़े से और एफर्ट्स करना है इस बात को समझने के लिए। देखिए, मैं अगर आपको और डिटेल में समझाऊं, सिंकिंग फंड का अमाउंट बनता है, जो प्रोविडेंट फंड है उसको आप सिंकिंग फंड कह सकते हैं एक प्रकार का। इसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एम्प्लॉई पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता, ऐसा कभी नहीं होता। एम्प्लॉई ये पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके ये पैसा कैसे इन्वेस्ट करेगा, ये पैसा एम्प्लॉय देता है एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को देता है। एम्प्लॉयर ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर डाल देता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, प्लस एम्प्लॉयर अपनी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन भी इसके अंदर डालता है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, 2 चीजें आ गई। और ये टोटल कंट्रीब्यूशन जो इस साल का है, इस टोटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर अब इंटरेस्ट भी मिलता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है जब तक एम्प्लॉय की रिटायरमेंट या डेथ नहीं हो जाती। तो करंट ईयर में जो आपने एम्प्लॉय का अमाउंट है, करंट ईयर में जो एम्प्लॉयर का अमाउंट है, तो उस दोनों के अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ये करंट ईयर का जो अमाउंट है वो रिप्रेजेंट करता है ये PC डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर, ये करंट ईयर का अमाउंट है। अब जरा सोचेगा कि ये जो सिंकिंग फंड है, इस सिंकिंग फंड में पिछले साल का कुछ पैसा भी तो होगा, ओपनिंग बैलेंस भी तो कुछ होगा। जैसे एक सिंपल बैंक अकाउंट होता है, तो बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस भी तो कुछ होता है। तो उस ओपनिंग बैलेंस के ऊपर करंट ईयर का अमाउंट ऐड होगा, और ओपनिंग बैलेंस के अंदर ये जो पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस है, उसके अंदर पिछले सालों का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, पिछले साल का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का, प्लस पिछले साल का इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूडेड होगा। तो उस सारे पिछले सालों के पैसे को मिला के प्लस इस साल के पैसे को मिला के उसके ऊपर इस साल सबके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा।
तो यहां पे ये वाली जो इक्वेशन आती है ये पिछले सालों का कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। दोनों में आर कॉमन है। आर स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट, इनफैक्ट परसेंटेज में इंटरेस्ट रेट। तो कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ये इंटरेस्ट रेट अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा से दे दिया जाए तो ठीक है, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, और अगर ये इंटरेस्ट रेट गिवन ना हो तो हमें इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कैसे होगा, ये भी अगर कॉमन सेंस से अगर हम लोग काम करें, इंटरेस्ट का अमाउंट आपको पता है, इंटरेस्ट का अमाउंट आपको पता है, प्रोविडेंट फंड में दिया हुआ है, आपके अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट आपको पता है। ये इंटरेस्ट किस किस के ऊपर मिला होगा, ये इंटरेस्ट मिला होगा आपको ओपनिंग अमाउंट के ऊपर, प्लस इस साल का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, प्लस इस साल का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को ये पैसा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर और फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के अमाउंट को मिला के इसके ऊपर ये पैसा मिला होगा इंटरेस्ट का। इसको मिला के, इन दोनों को मिला के क्या मैं यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू बोल सकता हूँ कि ये हमारा क्लोजिंग वैल्यू है। तो बेसिकली सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का अगर मैं एवरेज आउट कर दूं, तो एवरेज आउट का मतलब हो गया कि इस एवरेज अमाउंट के ऊपर हमने आपको इंटरेस्ट दिया। अब एवरेज क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है। बहुत सारे लोगों ने ईयर के स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट कर दिया होगा पीएफ में, बहुत सारे लोगों ने ईयर एंड में किया होगा, बहुत सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके हर महीने कंट्रीब्यूट किया होगा। तो जब सबके लिए कैलकुलेशंस करनी है तो उसको एवरेज कर दें तो चीजें आसान हो जाएंगी। ओपनिंग वाले का भी एवरेज हो गया, क्लोजिंग वाले का भी एवरेज हो गया, जिसने हर महीने कंट्रीब्यूट किया उसके लिए भी एवरेज हो गया। तो इस वजह से ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आएगा जिसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। इंटरेस्ट का अमाउंट ऑलरेडी आपको गिवन है, तो अगर मैं इंटरेस्ट के अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर सकता हूं? आंसर इज यस। तो बेसिकली ये इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट हो गया। इसी को नाम दिया गया आई डिवाइडेड बाय फंड एवरेज, आई डिवाइडेड बाय फंड एवरेज, जहां पे फंड एवरेज इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक इक्वेशन इन्होंने बनाई थी। नाउ कंसेप्ट इज कि ये रूल 3B की जो इक्वेशन है ये इस साल की तो है ही नहीं, ये इस साल का अमेंडमेंट तो है ही नहीं, ये तो नवंबर 21 का अमेंडमेंट है। तो जसप्रीत सर आप अब हमें अब क्यों करवा रहे हो? कारण है, कारण ये है कि पिछले साल जब ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तो पिछले साल सिर्फ और सिर्फ यहां तक हम लोग कैलकुलेशन कर पाए थे, करंट ईयर की कैलकुलेशन। क्योंकि पिछले साल से पीछे चले जाओ, प्रीसीडिंग ईयर में चले जाओ, तो वहां तक तो सारा पैसा एग्जाम था। लेकिन अब 2021-2022 में हमारा ये भी रेलेवेंट हो जाता है और हमारा ये वाला पैसा भी रेलेवेंट हो जाता है। ये दोनों चीजें रेलेवेंट हो रही है हमारे लिए। अब क्योंकि दोनों चीजें रेलेवेंट हो रही हैं, इस वजह से एग्जामिनर का फोकस बन जाता है कि ये वाला पॉइंट पूछो। अब एग्जामिनर का फोकस क्यों बनता है और मैं कैसे कह रहा हूं कि एग्जामिनर का फोकस बनता है, उसके पीछे का कारण देखिए। सी इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में सैलरी के चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिया है, जो कि इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी इक्वेशन से रिलेटेड है, और अच्छा खासा मुश्किल क्वेश्चन है, आसान नहीं है कहीं से भी। और इस बार का जो आरटीपी आया, आरटीपी के अंदर भी इन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया, ऐसा एक क्वेश्चन दिया था, वो वाला क्वेश्चन नहीं है लेकिन वैसा ही क्वेश्चन दिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर का फोकस बन रहा है हमारे इस इक्वेशन के ऊपर, तो हमें ये इक्वेशन करना चाहिए, हमें इस इक्वेशन को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आइए इस इक्वेशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो करवाता हूं जस्ट टू गिव यू अ गुड आइडिया कि इसमें क्या होगा और कैसे होगा। ये जो पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये मैंने बनाया है, ये मेरा क्वेश्चन है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने आपको दिया है, ये आपके रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी का क्वेश्चन है। और उसके बाद
मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो कि आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन दिया है। तीनों क्वेश्चंस करेंगे, तीन ना भी हो तो कम से कम 2 करेंगे, फिर एक मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा और मैं आपको बोलूंगा भाई इसको खुद करो। तो आइए ज़रा जल्दी जल्दी से एक बार देखें। पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1, ध्यान से पढ़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको क्या बता रहा है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको बता रहा है the following is the data of Mr. J relating to the employer's contribution towards a recognized provident fund. Calculate the amount of taxable perquisites under section 17 subsection 2 clause 7A। क्लॉज 7A में इंटरेस्ट से रिलेटेड बात होती है, तो यहां पे इंटरेस्ट की बात करेंगे हम लोग। आपको प्रोविडेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस दे दिया 40 लाख रुपीस का। हाँ जी, 40 लाख रुपीस का। फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर 2021 का मतलब पिछले साल की बात हो रही है। पिछले साल का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 10 लाख रुपीस का। जो पिछले साल इंटरेस्ट था वो दिया हुआ है 4,05,000 रुपीज का। उसके बाद ईयर के स्टार्टिंग का बैलेंस आ गया, जो करंट ईयर है उसके स्टार्टिंग का बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस जैसे हम लोग कहते हैं। और अब ये 54,05,000 कैसे कैलकुलेट हुआ वो भी आप देख लीजिए। पिछले साल का ओपनिंग है 40, जो पिछले साल ऐड हुआ वो था 10, 40 + 10 = 50, और 50 के अंदर इन्होंने 4,05,000 रुपीज का इंटरेस्ट दिया। तो 50 लाख में अगर 4,05,000 और हम लोग ऐड कर दें, अगर हम लोग उसको और ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है। तो 40 + 10 50, 50 + 4,05,000 इज 54,05,000 रुपीज। उसके बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इस साल का 2021-2022 का 11 लाख रुपीस। इस साल का इंटरेस्ट 535,590 और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस 70,40,950। तो मैंने आपको सारा डाटा पिछले साल का और सारा डाटा इस साल का दिया, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कैलकुलेट करिए कि टैक्सेबल परक्विजिट्स कितने होंगे। टैक्सेबल परक्विजिट्स कितने होंगे आपने ये कैलकुलेट करना है। तो आइए मेरे साथ साथ में आप स्टार्ट कीजिएगा। मैं शीट इसमें ऐड कर देता हूं एक, ताकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकूं। और ये काफ़ी आसान है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इक्वेशन को ध्यान रखना है बस आपने। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? टैक्सेबल परक्विजिट इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली 2 से डिवाइड करके हम उसका एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, टू बी मल्टीप्लाई बाय R। R स्टैंड्स फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये अमाउंट आया पिछले साल का, इस साल का, प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय R। तो ये अमाउंट आ गया हमारे पास इस साल का। अब कैलकुलेशन करते हैं। जो PC है वो PC का मतलब क्या है? PC का मतलब क्या है? PC का मतलब है इस साल का जो अमाउंट है इन एक्सेस ऑफ, इस साल का जो अमाउंट है इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख रुपए। जो करंट ईयर है उस करंट ईयर का अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख रुपए। देखते हैं कितना हमारे पास कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का आ रहा है 10 लाख रुपीस। तो 10 लाख रुपीस का जो कंट्रीब्यूशन है फॉर द ईयर, कौन सा ईयर? फॉर द ईयर 2020-2021। तो PC इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस 7,50,000 रुपए, जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है। तो PC इज इक्वल टू 2,50,000 रुपीज। अगेन ध्यान देना, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी इंप्लॉय की केस में कंट्रीब्यूशन ईयर के स्टार्टिंग में हुआ होगा, किसी के लिए ईयर के एंड में हुआ होगा, किसी के लिए हर महीने हुआ होगा। तो जब कैलकुलेशन सबके लिए करनी है तो कैसे करें? तो सरकार ने कहा यार उसको एवरेज आउट कर दो ना, कहानी खत्म करते हैं। तो एवरेज आउट करते हुए क्या किया? PC को 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करके वो बेसिकली एवरेज आउट हो रहा है। फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है R के साथ। R का मतलब क्या है?
आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे पता चलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इसके लिए बड़ा सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है वो देख लीजिए। इंटरेस्ट अमाउंट हमें दिया हुआ है, इंटरेस्ट अमाउंट हमें गिवन है, ये रहा 4,05,000 रुपये। तो इंटरेस्ट अमाउंट आया 4,05,000 रुपये, और मेरे को अब प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तभी तो मैं इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर पाऊंगा। प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट मेरे को किस अमाउंट के ऊपर मिला, इंटरेस्ट मेरे को किस अमाउंट के ऊपर मिला होगा उसके लिए भी इन्होंने एवरेज आउट कर दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज निकाल दिया। अब आप देखिए, ओपनिंग हमें दिया हुआ है 40 लाख, क्लोजिंग हमें गिवन है 54,05,000 रुपीज। तो अगर मैं इन दोनों का एवरेज आउट कर दूं, प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग देखिए कितना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग देखिए हमारे पास कितना आ रहा है, यहां पे दिया होगा, हाँ जी। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज देखिएगा। सो दिस इज ओपनिंग, ओपनिंग इज 40 लाख इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ओपनिंग अमाउंट इज 40 लाख, क्लोजिंग अमाउंट जो इंटरेस्ट को मिला के दिया हुआ है 54,05,000 रुपीज, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, एवरेज आउट हो जाएगा। एवरेज आउट हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया, 40 प्लस 54,05,000 डिवाइडेड बाय 2 करा मैंने, तो दिस कम्स टू 4702500। तो ये एवरेज अमाउंट आ गया। इंटरेस्ट अमाउंट है ये हमारे पास। अगर मेरे को रेट कैलकुलेट करना हो तो 4,05,000 डिवाइडेड बाय 470,2500 मल्टीप्लाई बाय आर, इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा, 4,05,000 डिवाइडेड बाय 470,2500, इंटरेस्ट परसेंटेज इज 8.61%। मैं हमेशा आपको सलाह दूंगा कि आप 3 डेसिमल तक करें इसे, तो 6.2%। हमेशा 3 डेसिमल तक करेंगे, काम आसान हो जाएगा। नाउ अगर आप बहुत सारी कॉमन सेंस को यूज कर रहे हैं, और अगर आप 1 मिनट के लिए कानून को दरकिनार कर रहे हैं, तो आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। जहां पे पीसी का मतलब है करंट ईयर में, करंट ईयर में जिस ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं 2020-2021 के लिए। तो करंट ईयर है हमारा 2020-21, जिस ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। पीसी का मतलब है टोटल कंट्रीब्यूशन में से 10 लाख 7.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन देके जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एवरेज आउट कर रहे हैं। 3 बार बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं एक बार। किसी ने ईयर के स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट किया होगा, किसी ने ईयर के एंड में किया होगा, किसी ने हर महीने किया होगा, तो उसे एवरेज आउट करना है, इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है 2.5 लाख रुपए, इस 2.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितना है ये कैलकुलेट करना है। इस 2.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, उसके लिए हमें इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा। इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है, और आपको प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट इज बेसिकली ओपनिंग इन द फंड प्लस क्लोजिंग इन द फंड डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एवरेज। अगेन हम लोग वो वहां पे भी एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज 40 लाख प्लस 54,05,000 डिवाइडेड बाय 2 इज एवरेज 470,2500 आ गया हमारे पास। तो एवरेज फंड का अमाउंट आ गया। इंटरेस्ट का अमाउंट हमें ऑलरेडी पता ही है, तो हम लोग इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर इक्वेशन मेरे को सॉल्व करनी हो, और साथ साथ में एक चीज का और ध्यान रखना हो, ये वाला जो अमाउंट है ये तो पिछले साल का अमाउंट है। अगर 2020-21 से पीछे का बात करें तो ये हो गया इन द ईयर 2019-20। 1920 का तो कोई डाटा हमारे पास है ही नहीं, तो दिस होल इक्वेशन बिकम 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर मैं 2020-2021 में इक्वेशन को सॉल्व करूं, जो कि मेरे पास इक्वेशन आती है टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये मेरे पास आ गया 2,50,000
divided by 2 multiplied by R is 8.612% प्लस पिछले साल का डाटा 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास कितना बनता है 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 divided by 2 is 125 multiplied by 8.612%. So this comes to 10765 plus 0 is 10765. ये 2020-2021 का डाटा आपके पास आ गया। अब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसके आगे 2021-22 की कैलकुलेशन मांगा है एग्जामिनर ने। एग्जामिनर ने इसके बाद 2021-2022 का डाटा मांगा है। तो 2021-2022 की अगर मैं बात करूं तो 21-22 में अगेन पहले आप इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट कर लीजिए। आर इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय फंड एवरेज, या जिसे फंड एवरेज को आप प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं, जहां पे इंटरेस्ट का अमाउंट आपको ऑलरेडी गिवन है। जो मेरे को याद आ रहा है वो इंटरेस्ट का अमाउंट है, वो ऑलरेडी आपको गिवन है। देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है 535,950। सो इंटरेस्ट का अमाउंट है 535,950। प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है जो कि ओपनिंग होगा और ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज होगा। तो ओपनिंग अमाउंट एक बार देखिएगा नोट्स में, मेरे सामने इसमें नोट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे मेरे हाथ में एक हैंडआउट है, तो मैं इस हैंडआउट के अंदर देख रहा हूँ और इस हैंडआउट के अंदर देख के मैं काम कर रहा हूँ आराम से। तो आपने यहाँ पे फंड एवरेज ओपनिंग लेना है 540,000 प्लस क्लोजिंग लेना है आपने 7040950 और दोनों का एवरेज निकालना है। तो दैट विल गिव यू द इंटरेस्ट रेट। So interest rate will be 535,950, 535,950 divided by 6,222,975 multiplied by 100 will give me 8.612%. अगेन यहाँ पे वो परसेंटेज हमारे पास सेम आ रहा है, कोई बात नहीं, परसेंटेज सेम आने दीजिए। अब आप इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। इस साल का जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो 2021-2022 का कंट्रीब्यूशन है, वो है 11 लाख रुपए। 7.5 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा कितना है? 7.5 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट है 3,50,000 रुपए, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो दिस इज 11 लाख माइनस 7,50,000 इज इक्वल टू 3,50,000 रुपए। तो ये 3,50,000 रुपए आ गया। तो आप यहां पे 3,50,000 रुपए लिखिएगा। हाँ जी, तो 11 लाख में से आप ये अमाउंट लेस कर दें। तो अगर मेरे को इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो 11 लाख माइनस 7.5 लाख का एवरेज इस साल का टू बी मल्टीप्लाई बाय 8.612%। ये इस साल का अमाउंट आ गया, प्लस पिछले साल का अमाउंट। पिछले साल का जो भी पैसा एक्सेस था 7.5 लाख के ऊपर, पिछले साल का एक्सेस अमाउंट, पिछले साल का एक्सेस अमाउंट कितना था? पिछले साल का एक्सेस अमाउंट आ रहा था ये 2.5 लाख रुपए। तो पिछले साल का एक्सेस अमाउंट वो यहां पे लिखेंगे आप एस PC1 2,50,000 रुपए। और पिछले साल का जो इंटरेस्ट था, क्योंकि क्यूमुलेटिवली होता है, तो पिछले साल का जो इंटरेस्ट अमाउंट था 10,765, इसको भी यहां पे ऐड करेंगे आप। तो 10,765 इसका इंटरेस्ट दैट इज 8.612%। तो मेरे बेटा आप अगर कॉमन सेंस लगाएं तो यहां पे ये हमारे पास अमाउंट्स क्या आ रहे हैं? इस साल का जो एक्सेस अमाउंट है उसका ब्याज प्लस पिछले साल का एक्सेस अमाउंट, और पिछले साल का जो ब्याज है उसके ऊपर भी इस साल ब्याज मिलेगा। ऐसे ही होगा तब भी तो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है।
तो ये बेसिकली दो इक्वेशन, एक इस साल की एक पिछले साल की, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास अमाउंट कितना आएगा। और ज़रा अमाउंट देखें कितना आता है, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8.612%। तो 1,25,000 नहीं सॉरी, ये 3,50,000 पे आएगा ना, ये 3,50,000 है। तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 2 का 8.162% इज 14। दोबारा से कर दो, कुछ गलती कर दी मैंने। हाँ जी, ये आएगा 15,071 प्लस, आप इस इक्वेशन को करें यूज, 250 प्लस 10,765 इज 260,765 का 8.612%, 8.162%, दैट वुड बी 21284। जब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 15071 प्लस 21284, तो टोटल अमाउंट आपके पास आ जाता है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद, 250 प्लस 10,765 इज 260,765 मल्टीप्लाई बाय 8.612%। अमाउंट गलत कैलकुलेट कर रहा हूँ, लिखा तो ठीक हुआ है। तो दिस इज 22457, ऐड कर दीजिए 15071 प्लस 22457, सो दिस इज 37528। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको अपने हिसाब से करवा दिया। अब दो क्वेश्चन और हैं जो कि आपके, एक तो आरटीपी का क्वेश्चन है और दूसरा आपका एग्जाम का उसका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तो आरटीपी का क्वेश्चन देखिएगा, आरटीपी का क्वेश्चन दिया हुआ है मई 2022 का, ध्यान से पढ़ेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे, काम हो जाएगा आराम से। एग्जामिनर कहता है मिस्टर सुनील इज सीईओ ऑफ शीतल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, हिज बेसिक सैलरी इज 6 लाख रुपीज पर मंथ, ही पेड 8% एज, ही इज पेड 8% एज डीए, तो इसका मतलब डीए का अमाउंट उसका 8% का है। He contributes 10% of the pay and DA towards his recognized provident fund, and the company contributes the same amount. The accumulated balance in RPF as on 1st of April 2020, 31st March 2021 and 31st March 2022 is 50,35,000, 71,46,700 and 94,57,700। ये आपको 3 सालों का अमाउंट गिवन है। एक साल का क्लोजिंग है तो वही अमाउंट अगले साल का ओपनिंग बनेगा, फिर जो अगले साल का क्लोजिंग होगा वो उससे अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ perquisites which are taxable in the hands of Mr. Sunil under section 17 subsection 2 clause 7 as well as clause 7a for the assessment year 21-22, that is previous year 2021, and for the assessment year 22-23, that is the previous year 21-22। तो अगेन यहाँ पे एग्जामिनर आपसे 2 साल की कैलकुलेशंस मांग रहा है, एग्जामिनर 2 साल की कैलकुलेशंस मांग रहा है, आपको दोनों सालों की कैलकुलेशंस करनी है, आपने इक्वेशंस लिखनी है। आओ ज़रा मैं आपके साथ ये स्टार्ट करता हूँ, आपके साथ ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। Let us start. So this is revision test paper. This is RTP of May 22. RTP of May 22 का क्वेश्चन है previous year 2020-21, that means assessment year 21-22. प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 का डाटा आपको गिवन है। इक्वेशन आप पहले लिख लीजिए, जितनी बार आप इक्वेशन लिखेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा। टैक्सेबल परक्विजिट विल बी इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर,
प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय R। जहां पे PC का मतलब क्या है, PC का मतलब क्या है, PC का मतलब है टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस 7.5 लाख रुपए इन द करंट ईयर ऑफ, यहां पे लिख दूं मैं, ऑफ प्रीवियस ईयर 2020-2021। तो पीसी कितना है, ऊपर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए, पीसी कितना है दोबारा पढ़ लीजिए। वो कहता है कि कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है सेम अमाउंट। तो अगर कंपनी सेम अमाउंट कैलकुलेट कंट्रीब्यूट कर रही है तो इसका मतलब आपको पहले सुशील का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। सुशील का अमाउंट दिया हुआ है आपको 6 लाख रुपए की सैलरी, 6 लाख को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, 72 लाख रुपीस आ गया। और इसका 8% का डीए और है, तो इसको मैंने 8% और इसमें ऐड किया तो 7776000 आ रहा है बेसिक सैलरी प्लस डीए। और उसका 10% कंट्रीब्यूट करता है, उसका 10% कंट्रीब्यूट करता है। सो नाउ दिस विल बी टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% माइनस 7.5 लाख रुपए। तो ये फिगर मेरे पास आती है 7776000 का 10% माइनस 7.5 लाख रुपए। तो ये फिगर मेरे पास आ गई 77760 माइनस 7,50,000 रुपये। तो मेरे पास पीसी का जो अमाउंट इस साल का आ गया वो आ गया 27,600। सो दिस इज द फिगर फॉर पीसी। मैंने सिर्फ पीसी कैलकुलेट किया है। इस साल का 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का जो कंट्रीब्यूशन, 7.5 लाख रुपए से एक्सेस जो कंट्रीब्यूशन है वो अमाउंट। पीसी को आपने 2 से डिवाइड करना है एवरेज आउट करने के लिए और आर से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे को आर चाहिए इस साल का। आर क्या होगा? आर का मतलब है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट का फिगर आपको गिवन है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। इंटरेस्ट का फिगर है क्या? शायद नहीं है, इंटरेस्ट का फिगर नहीं है। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। इंटरेस्ट का फिगर गिवन नहीं है, हम कैलकुलेट कर लेंगे और बहुत आसान है, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है जिसको हम लोग बोलते हैं फंड एवरेज। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फंड एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट को ही फंड एवरेज कहा गया और फंड एवरेज हम लोगों को सारा गिवन है। तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फंड एवरेज, फंड एवरेज क्या होगा? ईयर का स्टार्टिंग प्लस ईयर का एंड डिवाइडेड बाय 2। ईयर का स्टार्टिंग आपको गिवन है, ध्यान से पढ़ना क्या लिखता है एग्जामिनर। एग्जामिनर कहता है कि 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021 को जो अमाउंट था वो था 50,35,000 और 71,46,700। तो अब आप इसका फंड एवरेज आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ये फंड एवरेज कितना आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा 50,35,000 प्लस 71,46,700 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर फंड एवरेज। इंटरेस्ट का अमाउंट हमें अभी भी नहीं पता कितना है, लेकिन फंड एवरेज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 35,000 प्लस 71,46,700 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा मैं, तो दिस विल गिव मी 60,90,850। फंड एवरेज तो निकाल लिया भाई मैंने। फंड एवरेज या प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लिया। इंटरेस्ट का अमाउंट पता चल जाए तो भाई मेरे को इंटरेस्ट का रेट पता चल जाएगा। अब इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालूं? एक ना हिंदी की कहावत है, अगर कोई जैसे हम लोग कहें कि अगर कोई काम सीधी उंगली से ना हो तो टेढ़ी उंगली से करें, बस वही काम करना है। इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, टेढ़ी उंगली से करेंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालें? फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है, फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है, ये है 50,35,000। आपको फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी गिवन है। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिला होगा तो हमारे पास क्लोजिंग आ गया होगा। क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है।
क्लोजिंग बैलेंस हमें कितना गिवन है, 7146700 का क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है। अब हमें पता है एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया, इसने कंट्रीब्यूट किया 77760 77760। तो बताइए अगर आपके पास अब ये वाली फिगर कैलकुलेट करनी हो तो क्या एज बैलेंसिंग फिगर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट का? मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट जो ऑर्डिनरी सेंस का होगा, कॉमन सेंस रखता होगा, वो कैलकुलेट कर लेगा। सो दिस इज 7146700 माइनस 5035000 माइनस 77760 माइनस 77760। तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट का अमाउंट आता है 556500। इंटरेस्ट अमाउंट भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये इंटरेस्ट अमाउंट मैं यहां पे फीड कर देता हूं, ये इंटरेस्ट मैं यहां पे फीड कर देता हूं 556500 टू बी डिवाइडेड बाय 6090850 to be multiplied by 100 will give me the rate of interest divided by 6090850 in terms of percentage will be 9.136%। भगवान से दुआ करना एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने का मतलब है कि टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसकी वेटेज भी अच्छी खासी हो जो कि टाइम को जस्टिफाई कर सके। तो परसेंटेज मैंने निकाल लिया, मैंने अब पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर की फिगर मैंने निकाल ली। अब पीसी डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है मेरे पास कितना, वो तो अभी निकालना पड़ेगा। तो ये आएगा, मेरे पास इक्वेशन आएगी ये वाली, अब मेरे पास इक्वेशन आएगी 2020-2021 की इक्वेशन। 27,600 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इज 9.136% प्लस पिछले साल का फिगर 0, प्रीसीडिंग ईयर का डाटा 0। सो दिस इज 27,600 divided by 2 multiply by 9.136%। ये अमाउंट आ गया 1261 कर दूं, 60.768 आ रहा है प्लस 0। तो मैं इसको 1260 लिख देता हूं। तो 2020-21 का अमाउंट आ गया 1260। अब मैंने कैलकुलेशन करनी है 2021-2022 की। अगेन परक्विजिट वैल्यू इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। ये PC डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर ये करंट ईयर की वैल्यू है। तो करंट ईयर दैट इज 21-22 की करंट ईयर की वैल्यू आपके पास है। मेरे ख्याल से कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह तो सेम ही रहेगा, जो कि वो डाटा दे रहा है कि वो सैलरी का इतना परसेंटेज और वो सब कुछ, तो दैट विल रिमेन सेम। सो दिस इज 27,600 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर, जो हमें कैलकुलेट करना होगा, प्लस PC1। ध्यान देना, ये PC1 क्या होगा, ये PC1 अब पिछले साल का अमाउंट होगा जो 7.5 लाख के ऊपर का अमाउंट है। तो पिछले साल भी 7.5 लाख के ऊपर जो अमाउंट था वो था 27,600 प्लस पिछले साल का जो इंटरेस्ट है ऊपर दिया हुआ है 1260 रुपए। और इन दोनों को मिला के इंटरेस्ट से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कितना होगा वो हम लोगों ने यहाँ पे अब कैलकुलेशन करनी है। तो ये आपके पास फिगर आ जाएगा। अब इंटरेस्ट का अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लीजिए। R इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय फंड एवरेज, जिसको आप प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। इंटरेस्ट का अमाउंट फिर वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। यहाँ पे वर्किंग नोट्स में डब्बा बना देता हूँ।
अगर 2021-2022 की बात करें तो ओपनिंग अमाउंट आपको गिवन है, इसके अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट का पैसा और क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगा। आपको ये सारे फिगर्स गिवन है। ओपनिंग वैल्यू आपको गिवन है, ओपनिंग वैल्यू आपको गिवन है 7146,700। क्लोजिंग वैल्यू आपको गिवन है 945,77700। साथ साथ में इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी आपको गिवन है। दिस इज 777,600। तो इंटरेस्ट का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेते हैं एक बार। 945,777 माइनस 7146,700 माइनस 777,600 माइनस 777,600, इंटरेस्ट का फिगर आता है मेरे हिसाब से 755,800। इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट यहां पे लिखिएगा 755,800 डिवाइडेड बाय फंड एवरेज। अब देखो फंड एवरेज क्या होगा, ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, दोनों का एवरेज कर दो, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 7146,700 प्लस 945,777 का एवरेज, दैट विल बी 830,220। दिस इज फंड एवरेज। मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा, कितना आता है 755,800 डिवाइडेड बाय 830,220 in terms of percentage will be 9.103%। 3 डेसिमल तक करिएगा, हमेशा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आप इस परसेंटेज को ऊपर लिख दीजिए 9.103%, 9.103%। इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 27,600 डिवाइडेड बाय 2 multiply by 9.103%. So this will be 1256 plus 27,600 plus 1260 multiply by 9.103% is 2627. So this total will be now 2627 plus 1256, this total will be 3883। 3883। तो इस तरीके से मैंने आपको आरटीपी का क्वेश्चन भी करवाया और साथ साथ में मैंने आपको वो क्वेश्चन भी करवाया जो मेरी अपनी किताब में से था। आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है स्टडी मटेरियल के अंदर, आपको एक और क्वेश्चन मैंने स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है जो कि है आपके इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो कि आपके सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। और इस स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में भी ऐसा ही करना है आपने कि आपको ओपनिंग का डाटा गिवन है। अच्छा, इसमें एक और कमाल की चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, कई बार स्टूडेंट्स इसमें गलतियाँ भी करते हैं। शायद पहली बार जब मैंने क्वेश्चन करा था तो मैंने भी इसको गलत करा था। कर दूँ एक बार, कर ही लेते हैं इसको। चलो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, ध्यान से करिएगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। एग्जामिनर कहता है Mr. J is appointed as a CFO of GGC Limited in Delhi from 1st of May 2020। May 20 है, तो अगर आपको 2020-21 की कैलकुलेशन करनी होगी तो 12 महीने की कैलकुलेशन नहीं होगी, वो 11 महीने की कैलकुलेशन होगी। याद रखिएगा इस बात का। मैंने जब पहली बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने गलती कर दी थी, मैंने पूरे 12 महीने ले लिया था, ध्यान ही नहीं दिया था मई 11 लिखा हुआ है, मई 20 लिखा हुआ है। 11 महीने की कैलकुलेशन आकर के 12 महीने की कैलकुलेशन कर दी थी पहले साल की। बेसिक सैलरी दिया हुआ है 550, डीए दिया हुआ है 10% द बेसिक सैलरी। He contributed 11% of the salary and DA to RPF account and the company makes an equal contribution. The accumulated balance in RPF amount on 1st April 21 is this amount and on this amount is this amount. Calculate the perquisite value for the 2 years. Rather पिछले साल का नहीं मांग रहा, सिर्फ करंट ईयर का मांग रहा है, लेकिन हमें पिछले साल की कैलकुलेशन एनी हाउ
करनी ही पड़ेगी, हम उसे बच ही नहीं सकते हैं। तो अब आप 2 साल की कैलकुलेशन करेंगे, 2020-2021। पहले ध्यान से करना, 2020-21 प्रीवियस ईयर है। जैसे मैंने आपको कहा कि कैलकुलेशन 11 महीने का होगा इंस्टेड ऑफ 12 महीने। तो 5,50,000 रुपीज फॉर 11 months विल गिव मी 60,50,000 रुपीज। DA is 10% will give me 6,05,000 रुपीज। बेसिक सैलरी और DA दोनों का मिला के 11% इज द कंट्रीब्यूशन दैट कम्स टू 732,050। एंड आउट ऑफ दिस ऑल 730,050 विल बी एग्जाम्प्ट, क्योंकि 7.5 लाख रुपए तक तो एग्जाम्प्ट होता ही है। तो आपने इसको एग्जाम्प्ट किया, ऑब्वियस सी बात है इसका इंटरेस्ट जो होगा वो भी एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि 7.5 लाख तक का जो कंट्रीब्यूशन है और उसका इंटरेस्ट है वो एग्जाम्प्ट रहता है। तो ग्रॉस सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस किया, टैक्सेबल सैलरी आ गई ऑफ द ईयर 2020-2021। तो अगर 2020-21 का कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है, तो अब आप करंट ईयर 21-22 की कैलकुलेशन भी कर लें। करंट ईयर में आपके पास अमाउंट आ रहा है 550 फॉर 12 months, DA 10%, और उसके बाद 11% का कंट्रीब्यूशन आपने देखना है। तो आप बेसिक सैलरी और DA का मिला के जो टोटल अमाउंट आता है उसका 11% निकाल लें, दैट कम्स टू 798,600। 7.5 लाख रुपए आपने एग्जाम किया, 48,600 रुपीज का एक्सेस अमाउंट आया। दिस एक्सेस अमाउंट विल बी PC, ये बन जाएगा PC। अब इसको आप 2 से डिवाइड करोगे एवरेज आउट करने के लिए। उसके बाद इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ, 2214, ये वर्किंग नोट्स में लाएंगे हम लोग। ग्रॉस सैलरी आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लेस करेंगे, आपके पास टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। लेकिन अब कहानी ये है कि प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए आपने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जहां पे PC डिवाइडेड बाय 2। PC क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, 48,600 विल बी द PC। तो 48,600 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, और आपने इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट करके उससे मल्टीप्लाई करना। और याद रखना, पिछले साल की फिगर 0 है, पिछले साल सब कुछ एग्जाम था, तो पिछले साल की फिगर 0 + 0 है। 0 का कंट्रीब्यूशन प्लस कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट इज ऑल्सो 0, तो आपने वो कैलकुलेट करना है। लेकिन अब हमें चाहिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आसान है। ओपनिंग आपको गिवन है, क्लोजिंग आपको गिवन है, इस साल कंट्रीब्यूट कितना किया ये आपको गिवन है। तो भाई बैलेंस की फिगर इंटरेस्ट की तो कैलकुलेट हो ही सकती है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हमने बैलेंस फिगर में कैलकुलेट किया, प्लस फंड एवरेज जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो किया, आपके पास इंटरेस्ट आ गया 9.112%। आपने इंटरेस्ट को अप्लाई किया, इंटरेस्ट रेट को अप्लाई किया, टैक्सेबल फिगर आती है 2214। तो मेरे बेटा इसका मतलब इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर लेके चलना है। ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको दे दिए इंस्टीट्यूट ने, आपको एक RTP के अंदर क्वेश्चन दे दिया, एक आपको स्टेटिबिलिटी के अंदर क्वेश्चन दे दिया। तो इन दोनों क्वेश्चन से ये समझ आ रहा है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे क्लास के अंदर करवा दिए हैं। साथ साथ में ध्यान रखिएगा कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट नहीं दिया है। नो अमेंडमेंट्स हैव बीन गिवन इन द चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो आज हम लोगों ने 1.5 घंटा लगा के अपने अमेंडमेंट्स को कवर किया। मैंने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी तक के सारे अमेंडमेंट्स आपको करवा दिए। नेक्स्ट क्लास जो मैं करूंगा उसके अंदर मैं आपके साथ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अमेंडमेंट्स करवा दूंगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन में कई जगह पे अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा प्राइमरी जो मेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है गुडविल का डेप्रिसिएशन। गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट होता था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ओवररूल करते हुए अब इन्होंने गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन ना चार्ज करने का फैसला किया है, वो भी रिट्रोस्पेक्टिवली। उसका इम्पैक्ट कैसे होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा, और उसके साथ साथ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अनफॉर्चुनेटली आरटीपी के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर कोई भी क्वेश्चन गिवन नहीं है,
दिया होता तो मैं वो ज़रूर डिस्कस कर देता था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. टिल द टाइम आई मीट यू अगेन, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ. गुड लक एंड टेक केयर.